सब्जी बेचने जाता था। 50 रुपए की भी किताब खरीदने के लिए पापा से 10 दिन बोलना पड़ता था। पूरे गांव में हल्ला था कि कोई बहुत बड़ा एग्जाम का तैयारी कर रहा है और वो नहीं निकला तो मैं गांव कैसे जा सकता था। 2 साल तैयारी करेगा, फिर पता नहीं इसको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बस एक ही चीज दिखता था कि हमें आईआईटी क्रैक करना है, दैट्स इट। वहां के बच्चों में वो जुनून होता है, उनको पता होता है कि अगर मेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। Hello everyone, this is Bizendra Kumar, your chemistry educator. I have done my BTech and MTech from NIT हमीरपुर और मैं पिछले 5 सालों से जेई और नीट एस्पायरेंट्स को केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। ये जो लाइन है आप मेरे हर YouTube वीडियोस में या हर क्लास में ज़रूर सुनते होंगे। आज मैं आपको अपनी कहानी बताने आया हूँ। हालांकि आपने देखा होगा जब भी कोई सफल हो जाता है या किसी भी मंच पे जाता है, चाहे वो जोश टॉक का ही मंच क्यों ना हो, तो ये जरूर कह देता है कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, मैंने बहुत संघर्ष किया है, चाहे उसे सारी सुख सुविधाएं क्यों ना मिली हो। लेकिन ओरिजिनल रियल स्ट्रगल और संघर्ष क्या होता है ये आज आपको मेरी कहानी से पता चलेगी। तो मैं स्टार्ट करता हूं अपने बचपन से। मैं छपरा के एक छोटे से गांव निपनिया का रहने वाला हूं। मैं थोड़ा सा आपको अपने गांव के बारे में बताता हूं ताकि आप मेरी कहानी को रिलेट कर पाएंगे। मेरे गांव में 2018 में पहली बार बिजली आई थी। तो अगर आप मेरी पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे तो 10 सालों तक मैं स्कूल नहीं गया था। 10 साल तक सीरियसली मैं स्कूल नहीं गया था। मैं उन बच्चों में से था जिन्हें मम्मी मारते हुए स्कूल लेके जाती थी और फिर मैं वापस रोते हुए पीछे पीछे वापस आ जाता था। पापा पहले जॉब के लिए बाहर रहते हैं। पापा जब वापस आते हैं गांव में तो वो स्कूल स्टार्ट करते हैं और वहां से मेरी पढ़ाई स्टार्ट होती है। मुझे याद है कि मैंने 10 साल की उम्र में 1 पर 1 11, 1 पर 2 12 जो गिनती होती है वो लिखना सीखा था। फिर धीरे धीरे मुझे पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जग गया और ये इंटरेस्ट कुछ इस तरीके से जगा कि मुझे साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। मैं क्यों कैसे ये सवाल बहुत ज्यादा पूछता था अपने टीचर से और हमेशा अपने क्यों कैसे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अलग अलग किताबें खरीदता था। मेरे गांव में मेरा एक छोटा सा दुकान था। आप दुकान के बारे में कुछ यूं समझिए कि उसका दिन भर का टोटल इनकम 100-200 रुपए हुआ करता था। तो उसी दुकान से पैसे चुरा के मैं किताबें खरीदता था। मैं एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं, एक ऐसे स्कूल से पढ़ा हूं जहां बोरा बिछा के, बोरा आप लोग समझते होंगे, एक नीचे जमीन पर बैठ के पढ़ाई किया जाता है। जहां पर मैं सुबह 10 बजे स्कूल जाता था। स्कूल का डिस्टेंस मेरे घर से लगभग 3 किलोमीटर था और मैं पैदल स्कूल जाता था डेली। सुबह 10 बजे जाता था और उसी के साथ साथ जब मेरा स्कूल खत्म होता था तो बगल में ही मेरा कोचिंग था। बगल में कहने का मतलब लगभग आधा किलोमीटर पे। तो मैं कोचिंग जाता था और शाम को लगभग 7-8 बजे के आसपास वापस आता था घर। मतलब सुबह 10 बजे का खाना खाया हुआ एक ही बार में रात को खाना खाता था और लंच के टाइम पे मुझे घर से 4-5 रुपए मिलते थे और 4-5 रुपए में उस समय 2 लिट्टी या समोसा मिलता था, वो हम खाया करते थे। और हम 2 दोस्त थे तो दोनों दोस्त डेली 1-1 रुपया बचाते थे और भार में रखते थे, गुल्लक जिसे आप बोलते हैं, और 30 दिनों बाद उसे फोड़ते थे, पैसे निकालते थे और उससे मैगजीन खरीदते थे, साइंस की मैगजीन खरीदते थे। तो मैं 2 तरीके से अपनी किताबें खरीदा करता था क्योंकि पापा मेरे पढ़ाई को सपोर्ट तो करते थे लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था कि मुझे वो किताबें खरीदने के लिए पैसे दे सके। 50 रुपए की भी किताब खरीदने के लिए पापा से 10 दिन बोलना पड़ता था, तब जाके मुझे पैसे मिलते थे और मैं किताब खरीद पाता था। एक बार मैंने सोचा कि मुझे शांत इन्वायरमेंट मिले तो उसके लिए मैंने, अब जो मेरा घर था वो खपरेल का घर था, उसके पीछे खपरेल का ऊपर से आप समझिए शेड लगा हुआ था और जो ईंटा था वो मिट्टी से जोड़ा हुआ था। उसके पीछे मैंने बांस का वो बनाया, ठीक है, बांस से मैंने जाली टाइप का बनाया, उसमें मिट्टी लगा के मैंने एक घर बनाया ताकि मैं उसमें शांति से पढ़ पाऊं। जब मैंने वो घर बना दिया, खुद से मिट्टी लेकर आया, साइकिल से मिट्टी ढो ढो कर लाया और एक घर बनाया। मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं शांति से पढ़ सकूं। लेकिन जब मैं बना के उसमें पढ़ने बैठा और मिट्टी के तेल का दिया रखा तो मुझे बहुत गर्मी हो रही थी क्योंकि मैंने पूरी तरह से कवर कर दिया था चारों तरफ से। और जब मैं पंखा चला रहा था, हाथ वाला पंखा, बिजली तो थी नहीं, तो हाथ वाला पंखा चला रहा था तो दिया बुझ जा रहा था। तो फिर मैंने गुस्से में आकर एक ही रात में वो मिट्टी का घर तोड़ दिया कि इसमें तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, तो मैंने ऐसे ही बना दिया, मैंने सोचा ही नहीं था। तो पढ़ाई के लिए शांत जगह मिले इसके लिए भी मैंने बहुत स्ट्रगल किया। मुझे याद है कि एक बार मेरा दुकान, शाम का समय था, मम्मी दुकान चला रही थी, पापा नहीं थे, और एक ही ललटेन जो होता है, एक ही ललटेन था और मिट्टी का तेल बहुत कम था। तो मुझे
मिट्टी का तेल जो मेरा मेरा वाला मिट्टी के तेल का जो कंटेनर था, जो डिब्बा था, उसमें तेल डालने के लिए तेल था नहीं। तो मैं मतलब बहुत परेशान हुआ और मैं बिना सोचे समझे दुकान वाला ही ललटेन लेकर पढ़ने बैठ गया था। और मुझे ये बिल्कुल इस चीज की समझ नहीं थी कि मेरा दुकान कैसे चलेगा। तो मम्मी ने उस समय पीटा भी था, मारा भी था कि तुम दुकान नहीं चलाने दे रहे हो और पढ़ाई पढ़ाई के लिए ललटेन लेके जा रहे हो। तो कुछ इस तरह से काफी स्ट्रगल में मेरा जो क्लास 1 से लेकर जो 8th क्लास का जर्नी होता है काफी स्ट्रगलफुल रहा। आप लोगों ने बहुत बार ऐसा कहते हुए सुना होगा कि सब्जी बेचने वाले का लड़का आईएएस ऑफिसर बना, इंजीनियर बना, डॉक्टर बना। मैंने तो खुद सब्जी बेचा है। मेरे पापा सब्जी भी बेचते थे, तो मैं खुद उनके साथ सब्जी बेचने जाता था। जब गांव स्कूल की लड़कियां आती थी सब्जी खरीदने तो मुझे बहुत शर्म आती थी, क्योंकि वो लोग कहती थी ऐसा स्कूल में जाके कि अरे ये तो सब्जी बेचता है। तो बहुत बुरा लगता था उस समय अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मेरा ऐसा कोई बहुत बड़ा ड्रीम नहीं था कि मुझे बहुत कुछ करना है जिंदगी में। ऐसा कुछ भी मैं नहीं सोचता था, मुझे बस साइंस से प्यार था। मेरा अगर इनिशियल ड्रीम की आप बात करेंगे तो मैं आईटीआई करना चाहता था, क्योंकि मेरे गांव के बगल में एक आईटीआई है, मरहौरा मेरा नियरेस्ट सिटी है, वहां पे आईटीआई है। तो मैं आईटीआई करना चाह रहा था। फिर मेरे जिंदगी में एक ऐसा दिन आया जो मैं मानता हूं कि उसने मेरी जिंदगी बदल दी, और वो एक बहुत बुरा दिन था। मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था उस दिन। तो मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं मामा के घर रहूंगा, और मैं पापा को बिना बताए कि मुझे पता था यह बात कि मैं पापा को बताया तो पापा बिल्कुल जाने नहीं देंगे। मैं अपना पूरा सामान साइकिल पे रखा और मामा के घर भाग गया। वहां जाने के बाद मामा घर छपरा से पास में था, तो मैं छपरा इजिली जाने लगा। अब मैं छपरा पढ़ने जाने लगा तो मुझे अच्छे टीचर्स भी मिलने लगे, बट चैलेंजेस वहां भी कम नहीं थे। सुबह 4 बजे मैं साइकिल चला के पढ़ने जाता था, और सड़क इतनी खराब थी कि डेली साइकिल पंचर होती थी। मतलब सुबह 4 बजे का गया हुआ मैं 12 बजे धूप में साइकिल चला के वापस आता था बिना कुछ खाए पिए। तो ये सारे स्ट्रगल्स मेरे उस जर्नी के पार्ट हैं। तो एक दिन अचानक से मैंने एक बोर्ड पे, मामा के घर के पास में ही एक जगह था, वहां पे एक बोर्ड पे मैंने देखा आईआईटी लिखा हुआ था, बट मैंने उसको आईटीआई पढ़ा, क्योंकि मेरा बचपन से ड्रीम क्या था कि मुझे आईटीआई करना है। तो वहां आईआईटी लिखा हुआ था, मैंने उसको आईटीआई पढ़ा और जाके पूछा, जो सर जिनकी कोचिंग थी वो सामने ही खड़े थे, मैं जाके पूछा कि सर आप आईटीआई की तैयारी कराते हैं? तो सर ने बोला कि नहीं, ये आईटीआई नहीं, ये आईआईटी है। तो उसी दिन से मुझे आईआईटी के बारे में पता चला। तो उस दिन से मैं आईआईटी के बारे में जाना, सर ने मुझे आईआईटी के बारे में बताया, आईआईटी की इंपॉर्टेंस बताई, और यह बताया कि अगर तुम यहां आते हो तो यहां पर हम एक एक महीना में इतनी मोटी मोटी किताबें सॉल्व करवाते हैं। तो मेरा इनिशियल मोटिव वो था कि मुझे एक महीना में इतनी मोटी मोटी किताबें सॉल्व करने को मिलेगा। मतलब इनिशियली मैं पढ़ाई को उस तरीके से नहीं ले रहा था कि मैं आईआईटी कर लूंगा तो मैं लाखों कमाऊंगा। मेरा ये मकसद नहीं था। मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट था, मुझे मजा आता था, मैं पढ़ाई के पीछे भागता था। मैं ये नहीं सोचता था कि मैं पैसे कमाने के लिए ये चीजें पढ़ रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आप जो भी करते हो उसमें आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं जब अपने बच्चों को भी मोटिवेट करता हूं तो एक बात बोलता हूं कि सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। तो आपका जो सफर है, जो आप तैयारी कर रहे हो, जो पढ़ाई कर रहे हो, उसमें मजा लेना, उसमें इंटरेस्ट लेना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ ये सोच के पढ़ाई करोगे कि आपको आईआईटी करना है ताकि आप करोड़ों कमा पाओ, लाखों कमा पाओ, तो आपको इस प्रोसेस में मजा नहीं आएगा। तो मुझे उस चीज में मजा आता था, और वहां से मेरा आईआईटी का प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ। उस समय मैं 9th क्लास में था, तो मैंने 9th क्लास से ही आप कह सकते हो कि आईआईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। आईआईटी फाउंडेशन सीरीज के नाम से एक किताब आती है। जो भी बच्चे 9th 10th से तैयारी करना चाहते हैं, जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने बच्चे को पियर्सन पब्लिकेशन की एक बुक आती है आईआईटी फाउंडेशन सीरीज, वो फॉलो करवा सकते हैं। और वही बुक हमें उस सर ने अवेलेबल करवाया, और हम 9th क्लास से ही आईआईटी फाउंडेशन सीरीज की बुक पढ़ने लगे। और साथ ही साथ जैसे हम 10th क्लास में आए, 10th क्लास में आते आते हमें 11th का भी कुछ चैप्टर वहां पे पढ़ा दिया गया था। फिर मैं जब 10th का एग्जाम दिया, 10th का एग्जाम देकर वापस आ रहा था, तो मैंने रास्ते में एक बुक स्टॉल पे सुपर 30 का फॉर्म देखा। बचपन से मुझे सुपर 30 के बारे में पता था कि अगर मैं सुपर 30 में जाता हूं तो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा और मेरा आईआईटी में सिलेक्शन भी हो जाएगा। मैंने फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, तो एक दिन मुझे कॉल आया कि आप मुबारक हो, आपका सिलेक्शन सुपर 30 में हो गया है, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो गया है, आपको पटना आना है इंटरव्यू के लिए। तो मैंने लाइफ में कभी इंटरव्यू नहीं दिया था। और एक बहुत मजेदार बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने बोला कि आपका जो इंटरव्यू होगा ये लवकुश टावर में होगा।
अब मैंने गांव में टावर शब्द सुना था, जो ये टेलीफोन के टावर होते हैं वो देखा था। मैं कंफ्यूज था कि टावर में कैसे इंटरव्यू होगा। मैंने पूछा सर टावर के बगल में होगा, उन्होंने कहा टावर में ही होगा। तो फिर मैं समझ ही नहीं पा रहा था। फिर मैं सोचा कि चलो चल के देखते हैं। मैं गया तो देखा बड़ी सी बिल्डिंग थी, 9th फ्लोर पे ऑफिस था। फिर मुझे लगा बड़ी बिल्डिंग को भी टावर कहते हैं। तो मेरा इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू बहुत अच्छा गया क्योंकि मैं इन 11 की भी चीजें पहले से पढ़ चुका था। मेरा इंटरव्यू अच्छा गया, मेरा सिलेक्शन सुपर 30 में हो गया फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन दुख की बात यह है कि जब पापा को यह बात पता चली कि मेरा सिलेक्शन सुपर 30 में हो गया है, उसके बाद भी पापा तैयार नहीं थे कि मैं इसको पटना भेजूं। आप लोग परेशान होंगे, हैरान होंगे, ये तो बहुत खुशी की बात है कि सुपर 30 में सिलेक्शन हो गया फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे जो चीज मैंने सोचा था कि मैं आईआईटी करूंगा, जिस रास्ते पर मैं चला था, उसमें मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने वाला था, बट पापा तैयार नहीं थे। पापा क्यों नहीं तैयार थे? क्योंकि पापा ये सोच रहे थे कि पटना आने जाने का खर्चा कहां से आएगा, जो मैं बार बार इससे मिलने जाऊंगा, साल में 3-4 बार तो मिलने जाऊंगा, ये भी 1-2 बार त्योहारों में वापस आएगा, ये खर्चा कहां से आएगा, किताबों का खर्चा कहां से आएगा। और इस वजह से पापा नहीं चाहते थे कि मैं पटना जाके सुपर 30 से आईआईटी की तैयारी करूं। मैं उस समय मामा के घर पे था, बहुत रो रहा था। यहां मेरे मामा ने मुझे सपोर्ट किया, तो यहां से मैं सुपर 30 आ गया। अगर मैं सुपर 30 के बारे में आपको बताऊं तो सुपर 30 में जितने भी बच्चे आए हुए थे, सबकी कहानी कुछ मेरी जैसी ही थी। किसी के पापा सब्जी बेचते थे, किसी के पापा धोबी का काम करते थे, किसी के पास घर नहीं था। सब के सब ऐसे बच्चे थे जो एक गरीब परिवार से आए हुए थे, लेकिन सबके पास बस एक ही लक्ष्य था, एक ही सपना था कि मुझे आईआईटी क्रैक करना है। और सुपर 30 का वो जो माहौल था, जो इन्वायरमेंट था, वो एक दूसरे को पुश कर रहा था पढ़ाई करने के लिए। अगर आप ये पूछेंगे कि सुपर 30 के बच्चों का इतना अच्छा रिजल्ट क्यों होता है, क्या वहां के टीचर्स कुछ जादुई तरीके से पढ़ाते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां के भी टीचर्स वैसे ही पढ़ाते हैं जैसे आपके टीचर पढ़ाते हैं। तो फिर वहां के बच्चों का रिजल्ट इतना अच्छा क्यों होता है? क्योंकि वहां के बच्चों में वो जुनून होता है। उनको पता होता है कि अगर मेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, क्योंकि जो भी पैसे उनके पेरेंट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं से कर्ज लेकर या किसी ना किसी चीज को साइड करके, शायद बहन की शादी को साइड करके या घर बनाने को साइड करके वो पैसे दे रहे होते हैं। जब मेरा सुपर 30 में सिलेक्शन हुआ तो बहुत सारे लोग ये भी कहते थे कि अभी तो सुपर 30 में सिलेक्शन हुआ है, 2 साल तैयारी करेगा, फिर पता नहीं इसको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कॉलेज मिल भी जाएगा तो 4 साल वहां पढ़ेगा, वहां इतने सारे एग्जाम पास करेगा, तब जाके जॉब लगेगा। तो इस तरह के ताने मुझे मिला करते थे। तो सुपर 30 में हम लोग बहुत मेहनत करते थे, रात भर पढ़ते थे। कई बार ऐसा भी होता था कि हम सुबह का नाश्ता करके सोते थे। ऐसे भी दिन हमने देखे हैं। हम सुपर 30 में अगर आप फैसिलिटीज की बात करेंगे तो हम किचन में रहते थे। मेरा रूम किचन था, मतलब किचन अनयूज किचन कहीं और रखा गया था, बट मैं किचन वाले रूम में ही सोता था। तो सुपर 30 में फैसिलिटीज बच्चों को ज्यादा नहीं मिलती है। हमारा जो क्लासरूम भी सुपर 30 का था, उसके सामने से ऐसे खुला, पीछे से एक दीवार, इधर से खुला हुआ, ऊपर से करकट रखा हुआ है। बारिश आती थी तो पूरा इतना बजता था कि कुछ सुनाई नहीं देता था, बट फिर भी हम पढ़ते थे। हमको ये सब दिखाई नहीं देता था, अभी दिखाई दे रहा है। उस समय सीरियसली बताओ तो कुछ नहीं दिखता था, बस एक ही चीज दिखता था कि हमें आईआईटी क्रैक करना है, दैट्स इट। बस ये एक ही चीज था, एक ही चीज दिमाग में था, सभी बच्चों के दिमाग में एक ही चीज था। तो 2 साल की तैयारी के बाद सभी बच्चों ने जेईई मेन का एग्जाम दिया। सभी को बहुत उम्मीदें थी कि हमने इतना मेहनत किया है तो हमारा रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप मेहनत करो, अपना 100% दो, लेकिन फिर भी आप जो चाहते हो वही आपको मिले, ये जरूरी नहीं है। जब मैंने अपना रिजल्ट देखा तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ। मेरा जेईई मेन में जो रैंक आया था उससे मुझे एनआईटी मिल रहा था, लेकिन अच्छा एनआईटी नहीं मिल रहा था, और एडवांस में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। और मैंने तो सपना देखा था कि मुझे आईआईटी करना है। मेरे सारे टीचरों को मेरे से बहुत उम्मीदें थी। मैं केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्टूडेंट था। मेरे जो सर थे केमिस्ट्री के, सर एम लाल सर, वो हमेशा कहते थे कि इसकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी है कि अभी मेरे पैरेलल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा सकता है। बट उसके बाद भी मेरा स्कोर जेईई एडवांस में अच्छा नहीं हुआ। मैं बहुत परेशान था, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि अब मैं गांव किस मुंह से जाऊंगा, क्योंकि किसी भी त्योहार वगैरह में हम लोग सुपर 30 से गांव नहीं जाते थे।
सबको ये पता होता था। मम्मी कहती थी कि बेटा, लोग पूछते हैं ना कि आपका बेटा इस त्योहार में क्यों नहीं आया, छठ पूजा में क्यों नहीं आया, तो मम्मी कहती थी कि तैयारी कर रहा है, एग्जाम की तैयारी कर रहा है इसलिए नहीं आया। तो पूरे गांव में हल्ला था कि कोई बहुत बड़ा एग्जाम का तैयारी कर रहा है और वो नहीं निकला, तो मैं गांव कैसे जा सकता था। फिर मेरे टीचर्स ने सजेस्ट किया कि आपको कोटा जाना चाहिए, कोटा में बहुत अच्छी तैयारी होती है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। जब मैंने वहां का फीस पता किया तो उस समय वहां की फीस लगभग 1 लाख रुपए थी। अब मैं ये सोच रहा था कि जब मेरे पापा फ्री में, जब मेरा पटना में सिलेक्शन हुआ था तो फ्री में नहीं आने दे रहे थे, और कोटा इतनी दूर है तो मुझे 1 लाख रुपए कहां से लाके देंगे, और साथ साथ लगभग वहां बाहर रहने में जो पीजी का खर्चा है वो भी आपका 4 से 5 हजार आता था, जो मुझे याद है लगभग 3 हजार के आसपास रूम आते थे, और साथ साथ 2 से 3 हजार के आसपास रूम का खर्चा होता था और मेस का भी खर्चा होता था। तो ये सब खर्चा कहां से आएगा। तो अगेन यहां पर मामा का सपोर्ट सामने आता है। मैंने मामा से जाके बताया, पूरा प्रॉब्लम डिस्कस किया, तो मामा ने फिर सपोर्ट किया जितना उनसे हो पाया। मामा ने पैसे दिए, पापा ने फिर से कर्ज लिया, अलग अलग लोगों से कर्ज लिया और कोचिंग की फीस भरी गई। कोचिंग में मैंने जाके अपना प्रॉब्लम बताया वाइब्रेंट एकेडमी कोटा में, तो मुझे एक वहां से हेल्प मिला कि मुझे वहां के एक सर थे वीके जायसवाल सर, जो मेरे गुरु भी हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने जो कुछ भी सीखा है उनसे भी सीखा है, उनके साथ साथ कुछ और भी टीचर थे जो वाइब्रेंट एकेडमी के थे, उनसे भी सीखा है। तो उन्होंने मेरा ये हेल्प किया कि मुझे अलाउ किया गया कि जो फीस थी 1 लाख रुपए मैं अलग अलग पार्ट में धीरे धीरे करके दे पाऊं। इससे मुझे बहुत हेल्प मिला। और फिर पापा हर महीने जो मुझे 5,000 7,000 रुपए भेजते थे वो किसी ना किसी से कर्ज लेकर भेजा करते थे। इस तरह से कोटा में 1 साल पढ़ा। वहां भी बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए, वहां का भी लाइफ बिल्कुल आसान नहीं था। और 1 साल बाद जब मैंने एग्जाम दिया तो फिर से मेरा जेईई मेन में तो बहुत अच्छा स्कोर हुआ, लेकिन एडवांस में मेरा रैंक अच्छा नहीं आ पाया। आप जो सपना लेकर आगे बढ़ते हैं जरूरी नहीं कि आपको वही मिले। आप अपना चाहे 100% दे दो, 200% दे दो, कितनी भी कोशिश कर लो, जरूरी नहीं है कि वही चीज आपको मिल ही जाए। मैंने एक बार एग्जाम दिया, अच्छे से तैयारी किया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बट मैं हार नहीं माना। मैं फिर से 1 साल तैयारी किया, फिर भी मुझे आईआईटी नहीं मिल रहा था। आईआईटी में मेरे जो रैंक था उससे मुझे आईआईटी बीएचयू में लोअर ब्रांचेस मिल रहे थे, बायोटेक, फार्मास्यूटिकल, लेकिन मुझे ऐसे ब्रांचेस से पढ़ाई नहीं करना था। तो मैंने खुद को मोटिवेट किया, थोड़ा संभाला खुद को, और मैंने एनआईटी हमीरपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया। यहां पर एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। जब मेरा जेईई एडवांस का एग्जाम हो गया था तो मुझे मोबाइल एंड्रॉयड फोन की जरूरत पड़ी, क्योंकि सभी कॉलेजेस के बारे में जानना होता है, देखना होता है कि कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, कहाँ एडमिशन लेना चाहिए। तो मेरी मम्मी ने अपना गहना बेच के वो मुझे फोन खरीद के दिया था, और ये बात उस समय मम्मी ने मुझे बताया भी नहीं था। जब मैं कॉलेज में चला गया और वो जब फोन खराब हो गया और उस फोन को मैं किसी और को देने वाला था, तब जाके मम्मी ने बोला कि ये फोन मैंने गहना बेच के तुम्हें दिया था। और उस समय मैं बहुत इमोशनल हुआ था कि मेरी फैमिली ने मेरा कितना सपोर्ट किया है, और कितनी सारी चीजें हैं जो घर वालों ने मुझे बताया भी नहीं है। तो इस तरह से मैं एनआईटी हमीरपुर पहुंच गया, अपने कॉलेज में पहुंच गया। और मैं कॉलेज की बात करूं तो मेरा कॉलेज बहुत ही अच्छा कॉलेज था, इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस में से था। और अभी रिसेंटली मुझे इंडिया के एक बहुत ही बड़े एडटेक प्लेटफॉर्म में केमिस्ट्री एजुकेटर का जॉब मिला है, और मैं अभी वहीं पढ़ा रहा हूं। तो ये थी मेरी पूरी जर्नी। तो अपनी जर्नी से मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपने जो भी सपना देखा है, जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, उसके लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ आपको यह भी सोचना पड़ेगा, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप जो चाहेंगे आपको जरूरी नहीं कि वही मिलेगा। मुझे एक और चीज याद है कि जब मैं कॉलेज में था, जब मैं अपनी कंपनी शुरू किया था, तो मैं जो स्टॉक की वीडियो देख के इंस्पिरेशन लेता था। तो मैंने भी सोचा था कि शायद मैं भी कभी जो स्टॉक में जाऊंगा, और आज मैं जो स्टॉक में हूं। तो समय कभी ना कभी आएगा। जब मैंने सुपर 30 में गया था तो मैंने सोचा था मेरा पेपर में नाम आएगा, तो मेरा पेपर में भी नाम आया। तो आप जो भी चीज सोचते हैं आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत खराब है तो एक बात ध्यान रखिएगा, किस्मत की एक खास बात होती है, पलटती जरूर है।
और जिस दिन पलटती है ना उस दिन छप्पर फाड़ के देती है। तो वो दिन आपके लाइफ में भी जरूर आएगा। मुझे याद है कि जब मैं पैसे कमाने लगा हूं तो पिछले साल मैंने एक ऐसे पर्सन का 10,000 रुपया चुकाया है जिसने मुझे 2012 में पापा को कर्ज दिया था मेरी पढ़ाई के लिए।